अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए, और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे बताइए कि काला मोतिया होता क्या है? काला मोतिया आप जैसे कहें ये एक साइलेंट किलर है। ठीक है, इसे साइलेंट किलर यानी कि खामोश कातिल है नज़र का। सो इस खामोश कातिल का मतलब ये कि इसका पता नहीं चलता। आपको ग्लोकोमा एंड स्टेज के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स को पता तब चलना शुरू होता है जब एक ख़ास जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से उनका इलाज वापस मुमकिन करना बहुत मुश्किल होता है। सो इससे बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये कि हम इसको, और उसके बचाव का तरीका क्या है कि हमने मेक श्योर करना है कि हम एक दफ़ा जब अपने आई सर्जन या आई ऑफ्थेमोलॉजिस्ट को चेक करवाएं तो हम अपना प्रेशर और अपनी आँख की नस को एक दफ़ा लाजमी चेक करवा लें। सो इसको बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर जो है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस। तो ये एक साइलेंट किलर है। इसकी कुछ अलामात हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, लेकिन बस इसमें सबसे बड़ा जो पब्लिक मैसेज है उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि उनकी आँख के अंदर ये काले मोती की तब्दीली बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और एक ख़ास स्टेज तक पहुँच गई है, और उनको पता तब चलता है जब विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह ठीक है, तो 40 से लेकर 45 और 50 के दरमियान जितने भी हमारे जो हैं उनको जो है ना लाजमी अपने आप को एक दफ़ा ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के साथ आपके बाकी कुछ लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसके साथ आप काले मोती को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? देखें, काला मोतिया सबसे पहले आपको बताऊँ होता क्या है। काला मोतिया के अंदर आँख का पानी का प्रेशर, आँख के अंदर जो नेचुरल पानी पैदा हो रहा होता है उसका जो प्रेशर, ये पानी वो नहीं जो बाहर आता है। अक्सर लोग समझते हैं कि आँख के पानी बाहर निकल रहा है, वो नहीं। आँख के अंदर जिस तरह आपके मुंह हमेशा तर रहता है, इस तरह आँख के अंदर कुछ एक ऐसी एपिथेलियल सरफेस है जहाँ से मुसलसल एक्वस यानी कि आँख का पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है। वो फिर प्रोड्यूस होने के बाद आँख के अंदर ही एक ख़ास किस्म के चैनल्स होते हैं जिनके साथ वो ड्रेन हो रहा होता है। जब काला मोती हम तब तक नहीं कहते जब तक उन ड्रेनिंग चैनल्स की ब्लॉकेज की वजह से या पानी की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर बढ़े। दूसरे नंबर के ऊपर नस का डिफेक्ट यानी कि जो आँख को दिमाग के साथ जोड़ती है कनेक्शन, वो एक ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं, नस को कहते हैं। अगर नस का दबाव में आना और नस का डैमेज होना, आँख का प्रेशर का बढ़ना और विजुअल फील्ड यानी कि आपकी जो आँख का सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक फील्ड ऑफ विजन है, इसके अंदर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके हम काला मोतिया कहते हैं। ये बात समझ आ गई? सो काला मोतिया तीन चीज़ों का मुरक्कब है। अगर इन तीन चीज़ों में विजुअल फील्ड डिफेक्ट नहीं आ रहे तो वो उसकी आँख का प्रेशर बढ़ना, ऑकुलर हाइपरटेंशन, आँख का प्रेशर बढ़ना कहेंगे, इसको काला मोतिया नहीं कहेंगे। ठीक है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उसकी फिर इस हिसाब से मैंने एक तो ये कि बच्चा पैदा हुआ उसके साथ उसको पैदाइशी तौर पे काला मोतिया हुआ, कंजेनिटल ग्लाकोमा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड के अंदर भी आगे मुख्तलिफ किस्म इकसाम है कि जिसमें आँख की जो वो छननी है जिसकी आँख के अंदर से बाहर निकल रहा है पानी, उसके मसाइल की वजह से काला मोतिया हो रहा है। आँख के पानी ज़्यादा पैदा होने की वजह से काला मोतिया हो रहा है, या आँख के पानी छननी से निकलने के बाद जिस जगह पर जा रहा है उसके पीछे से प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रही और प्रेशर बढ़ रहा है। सो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट एंड ग्लोकोमा इज़ ए सेपरेट एंटिटी। उसमें जो फिजिशियन है वो अलग हैं, सर्जन अलग हैं, वेल सर्जन अलग हैं। ठीक है, सो ग्लोकोमा जो है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसके अंदर जो आपको मैंने मुख्तलिफ टाइप्स बताई काले मोतिये की, और उसके अंदर बड़ी बात जो है वो ये आपने देखनी है जो पेशेंट के जो आपको रूटीन में बताते हैं कि उन्होंने अपना एक दफ़ा चेकअप करवा लेना। वो तो मस्टली फॉर श्योर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो लोग सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवा लेते क्या उनके बाद में काला मोतिया बनने के चांसेस होते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सफ़ेद मोतिया अगर बिगड़ जाए तो वो काले मोती की तरफ चला जाता है। अगर सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन वक्त पे करा लिया जाए तो काला मोतिया बड़ी हद तक आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि सफ़ेद मोतिया बेसिकली अक्सर जो है ना लेंस की जो बनावट है, कुदरती लेंस की बनावट, वो ग्लोबुलर होती है, कन्वेक्स शेप्ड होती है। जब वो हटा के आप मतलब दूसरा स्मार्ट लेंस डालते हैं तो उसकी वजह से आँख के निकलने वाली जो छननी है उनका जो रास्ता है वो बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, तो उसमें चांस उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसका रास्ता निकल आता है और उसमें उसको आसानी पैदा हो जाती है आँख के अंदर, ये ब्रीदेबल हो जाती है आँख। ठीक है जी। सो ये बात डेफिनेटली है कि अगर आप लेंस वक्त पे करवा लेते हैं तो उसके साथ काले मोतिये की चांसेस और प्रोग्रेशन की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद काला मोतिया जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन हमने, अगर सपोज़ किसी को पता कैसे चलेगा कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको मुआयना किया है और आपका प्रेशर उस वक्त ज़्यादा है, और आप एट टाइम्स होता है कि रूटीन में आते हैं और आपको पता ही नहीं होता, आपको 35-40 प्रेशर होता है और आपको इस बात का पता ही नहीं होता।
सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो तमाम हज़ार पब्लिक मैसेज ये है कि पब्लिक अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी कि हमने काले मोती के लिए, अगर आपके ख़ानदान में किसी आपकी दादा दादी नाना नानी आपके माँ बाप आपके बहन भाइयों में से या आपके कज़न्स में से जेनेटिकली में किसी को काला मोतिया डायग्नोज हो तो आपने अपनी फैमिली को लाजमी स्क्रीन करवाना है कि इनमें से किसी को काला मोतिया तो नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर पेशेंट में से अगर आप में से किसी ख़ानदान की नज़र चली गई बुढ़ापे में, अगर एक्सपोज किसी फलां की जिनकी एक आँख या उनकी दोनों आँखें की बनाई हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये प्रोन है जीन ब्लाइंडनेस का, बिकॉज ग्लोकोमा इज अ ब्लाइंडनेस कंडीशन। अगर ग्लोकोमा को आप ट्रीट नहीं करते और वो ऑप्टिक तो किस स्टेज पे जाके जो है इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम काला मोतिया? देखिए काला मोतिया जब रोशनी नज़र आना भी बंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आंख पीछे से तकरीबन सारी डेड हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को आपने रिलीफ लाजमी देना है। उसमें हमारे पास खास किस्म के वैल्व या ट्यूब्स होती हैं, जो ट्यूब और वैल्व डालकर आप आंख का प्रेशर बिल्कुल लो कर देते हैं। जब आप बिल्कुल लो करते हैं तो उसमें उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है और कुछ थोड़ा बहुत उसको स्कैनिंग उसको आना शुरू से, बट एज पर बुक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट ये है कि इन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो करते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। सो आपका हमारा जो काम होता है उसमें ये होता है कि हमने ग्लोकोमा वाला पेशेंट जो सस्पेक्ट है यानी कि जिसको शक है हमें, उसको हमने स्क्रीन आउट करके बता देना कि भी तुम्हें ये चांस हो सकता है, और फिर हमें उसके खास किस्म के टेस्ट होते हैं OCT और विजुअल फील्ड, ये टेस्ट करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसको 5 साल बाद या 4 साल बाद ग्लोकोमा हो सकता है, तो उसको हमने बड़ा हर साल बुला के चेक करना होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, वालिद वालदा में से किसी को हुआ होता है, बहन भाइयों में से किसी को हुआ होता है, तो उनको हम पहले से ही दवाई शुरू करवा देते हैं ताकि वो ख़तरनाक तरीके से उस तरफ जाए ही ना, ठीक है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतनी दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका कोई हमें इलाज मुझे, तो फिर उनके में हम ग्लोकोमा वैल्व डाल देते हैं या ग्लोकोमा सर्जरी कर देते हैं। अब इसमें पॉइंट में ग्लोकोमा वैल्व वो होते हैं जो आँख का प्रेशर ख़ास स्टेज से बढ़ने नहीं देते और वो बहुत अच्छे और बहुत कामयाब वेल्व्स हैं, ठीक है। उन वेल्व्स का फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एक तरह का इलाज इस तरह मुमकिन हो जाता है कि अगर पेशेंट को वक्त पर तशखीस हो जाए, उसका प्रेशर नहीं कम हो रहा मेडिसिन के साथ और वो ग्लोकोमा बढ़ता बढ़ता उसकी आँख जाने का ख़तरा हो रहा है, तो उसमें हम उससे पहले ही हम उसको वेल्व्स डाल देते हैं या उसकी हम सर्जरी इस तरह की कर देते हैं जिसमें उसका आँख का प्रेशर 7, 8, 10, 12 से ऊपर ना जाए सारी उम्र के लिए। तो इससे उसकी जान भी छूट जाती है ड्रॉप्स के साथ और उसकी नज़र आना भी बेहतर हो जाता है। सो वेल्व सर्जरी इज़ अ वेरी 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 पॉपुलर एंड वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। उसमें कुछ पेशेंट्स होते हैं, अगर मेरे पास मतलब बहुत सारे पेशेंट्स बाहर के मुल्क से भी आते हैं, तो उसमें अब ये हो कि पेशेंट को हमें अब कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद हमने ये फैसला किया होता है कि कम से कम 2 हफ्ते पेशेंट को हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसकी प्रेशर्स को और उसके बाद उसकी सारी मेल्यू और इंटीरियर को। तो डॉक्टर अली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो शुगर होती है, जिनकी शुगर अनकंट्रोलेबल होती है, जो कंट्रोल नहीं हो रही होती है, वो कितना इफेक्ट करता है काली मोतिया को या उसके बढ़ने में? मेरी बात सुनिए, ऐसा शुगर जो है उसके साथ सबसे बड़ा मसला जो होता है वो खून की नई नालियाँ बनने का होता है। अगर पीछे खून की नाली फट जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने, क्योंकि शुगर के साथ ब्लड प्रेशर होता है, खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, प्रेशर ऊपर नीचे होने की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है। ब्लड वेसल रप्चर होती है तो फिर खून की नई नालियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो उस छननी में जहाँ से आँख का नेचुरल पानी बाहर आना है उसमें इकट्ठी होकर उसको बंद कर देती हैं। सही। तो उस वक्त ये एक बड़ी कंडीशन बन जाती है। सो शुगर जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट करती है काले मोतिये को, और उस काले मोतिये को इफेक्ट करने के साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट हम ख़ास लेजर्स के साथ करके उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है कंडीशन की तरफ ना चली जाए। बिकॉज फिर ये होता है कि जब खून की नालियाँ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएँ तो फिर हमें आँख ना सिर्फ पेनफुल हो जाती है बल्कि ब्लाइंड भी होती है, तो फिर उसको एट टाइम्स निकालना पड़ता है, उस आँख को ऐसा हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। सो इट बिकम्स अ पेनफुल ब्लाइंड आई। तो पेनफुल ब्लाइंड आई से प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू गिव इंजेक्शंस, वी हैव टू गिव सम, उसके साथ पेशेंट की नज़र वापस आने का चांस हो जाता है। सो पब्लिक मैसेज ये है कि आप काला मोतिया इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, उसको आपने पहले तशखीस करना है। वो तमाम अहबाब जिनको पहले काला मोतिया नहीं है और 40 साल से 50 साल के दरमियान की उम्र है, स्पेसिफिक एज यही है नॉर्मली ये या तो पैदाइशी तौर पर है या फिर 40 से 50। हाँ, उसके बाद ये ज़्यादातर बड़ी जो ब्रैकेट है 40 से लेकर 50 के दरमियान जो ब्रैकेट होती है उसमें वो जीन मैनिपुलेट होता है और फिर उसके बाद अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो 50 के बाद और या 60 तक वो उसको ब्लाइंड कर देता है इन 15 से 20 सालों के अंदर। तो उसमें उसको हमने रोकना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है उन इंडिविजुअल्स को। और उसमें ज़्यादा ये भी इशू होता है बिकॉज ये कंप्यूटर वगैरह ऐसी जगहों पर काम करते हैं जिसमें अंधेरा या कम रोशनी में काम करते हैं, तो उसमें जो एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनका प्रेशर ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है। यानी कि वो कम रोशनी में काम करेंगे तो पुतली फैलेगी अंधेरे में
काम करने के साथ उनकी आंख का प्रेशर बढ़ेगा और उनको दर्द और तकलीफ भी होगी। तकलीफ और दर्द बड़ी लेट स्टेजेस पे होती है। नॉर्मली पेशेंट को ये होता है कि अगर किसी का प्रेशर बढ़ गया है और उसको पहले पता नहीं तो उसे कौसे कज़ा नजर आना शुरू हो जाए। कौसे कज़ा से मुराद है कि रेनबो कलर, यस, उनको इस तरह स्ट्रीट लाइट अब जा रहे हैं, वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमें स्ट्रीट लाइट के गिर्द हेलोज नज़र आते हैं, कलर्ड हेलोज जिसमें ब्लू भी है, येलो भी है, नॉट एग्जैक्टली द रेनबो बट ब्लू एंड येलो जो हेलोज नज़र आते हैं, ये कंप्लेन होती है सबसे बड़ी कि जब हम जाते हुए हमें उसके इर्द गिर्द लाइटों के गिर्द दायरे नज़र आ रहे होते हैं। तो लाइटों के गिर्द दायरों नज़र आने का मतलब ये है कि आँख का प्रेशर बढ़ गया और उसकी आँख के बाहर वाली सतह उसके अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसको ये हेलोज नज़र आ रहे हैं। सो ये एक ये बहुत एक स्पेसिफिक आपने जो अलामत बताई है, ये बहुत जिसमें पेशेंट आता है। और दूसरा उसके बाद फिर पेशेंट्स को कहते हैं कि हमें चलते हुए नीचे वाली चीज़ें नज़र नहीं आती और हमें ठुड्डा या गिरने का खतरा, टिप ओवर होने का खतरा होता है, तो उसमें भी उनको विजुअल फील्ड डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी एडवांस कंडीशन होती है। और ये तो है वो कंडीशन। फिर उसके बाद अक्सर ऐसे होता है कि अगर किसी पेशेंट को चोट लगी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चोट 6 महीने पहले लगी है, साल पहले लगी है, पेशेंट मैं ठीक हूँ और हमारे पास आते हैं और उस आँख में जिस आँख में चोट लगी होती है उसमें एंगल रिसेशन ग्लोकोमा हो जाता है, यानी कि आँख की जो पुतली वहाँ से हिटती है जिसकी वजह से उसके जो छननी निकलने वाला प्रेशर निकालने पानी निकालने वाला सिस्टम है वो डैमेज हो चुका होता है। पेशेंट को उस वक्त तो महसूस नहीं होता, 6 महीने साल के बाद होता है। चोट लगने से, पीछे आँख के खून आने से, विट्रस हैमरेज की वजह से गो सेल ग्लोकोमा डेवलप हो जाता है। सो एंगल रिसेशन, एंगल क्लोजर, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा। और उसमें ज़्यादा कॉमन जो है चोट लगे तो भी आपने दिखाना है, खुदा ना खासा खून आ जाए पीछे पर्दे के अंदर चोट लगने की वजह से या वैसे ही शुगर की वजह से, और वो खून डॉक्टर साहब ने जो ट्रीट कर रहे हैं उनको इस बात का डेफिनेटली वो ऑब्जर्व करते हैं और देखते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता वो गोस्ट सेल ग्लोकोमा ना डेवलप होना शुरू, क्योंकि वो खून की जो खुलिए अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो जाके उस छननी में फंस जाते हैं, जिसके साथ आंख का जो पानी निकलने का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में एक तरह से रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरते हैं। हम चेकअप करवाने रेगुलर भी वैसे ही नहीं जाते, हमने कभी अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाए होते हैं, सिर्फ वायरल को इन्फेक्शन हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे हम नज़र चेक करवाने भी नहीं जाते हैं। और ये बहुत एक गलत एक देखिए, जो 40 के बाद तकरीबन तमाम लोग जो 40 के बाद होते हैं उनको नज़दीक का चश्मा लगता है, वो किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी BHU में, किसी न किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो गांव में काम कर रहे हैं वो भी बड़े ट्रेंड होते हैं। जो हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट के जो कंसल्टेंट्स हैं, दे आर माशाल्लाह ऑल वेरी वेल ट्रेंड। लेकिन ज़्यादातर जो स्क्रीनिंग होती है उसमें ये पेशेंट्स हमारे पकड़े जाते हैं और उनमें किसी न किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी के साथ ग्लोकोमा होता है, तो वो पहले कॉन्शियस होते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस बात को भी मज़ीद बता रहे हैं कि जी देखें, वो तमाम अहबाब जिनकी फैमिली के अंदर किसी एक आध बंदे को ग्लोकोमा है, उन्होंने अपने अपने बच्चों को लाजमी चेक करवाना है। ठीक है डॉक्टर अली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने काला मोती के बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर लिया, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में अगर जाऊँ मैं, स्मोक हमारी आंखों को किस तरह से उस तरह से मुतासिर कर रही है जो इस तरह से देखिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, स्मोक आजकल जो चल रही है जिसके साथ कंजक्टिवाइटिस होता है। हर कंजक्टिवाइटिस में नॉर्मली अगर आप कंसल्टेंट को नहीं दिखाते, या इवन कंसल्टेंट्स भी एट टाइम्स कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें मजबूरन ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं आंख के अंदर, खास तौर के जो कि स्टीरॉइड्स होते हैं। काले मोती के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पब्लिक अवेयरनेस के लिए करना चाहूँगा, स्टीरॉइड्स जो हैं, आप स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो ग्लोकोमा कॉज करते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, किसी को ख़ानदान में काला मोतिया नहीं है और एक बच्चे को काला मोतिया होना शुरू हो गया है, तो उसमें स्टीरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पब्लिक मैसेज ये है कि जिल्द के अमराज, पेट के अमराज या कोई ऐसा मर्ज़ जिसके अंदर डॉक्टर साहबान ने आपको स्टीरॉइड्स दिए हैं, तो स्टीरॉइड्स जो उन्होंने दिए वो उसकी इंडिकेशन तो अपने हिसाब से उन्होंने ठीक दी है, लेकिन आंखों के हिसाब से मैं जो बात करूँगा वो ये करूँगा कि आंखों के मरीज़ या आंखों का उस पर इफ़ेक्ट ही होता है कि उसकी आंख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर 10,000 बंदे उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जिसकी आंख का प्रेशर स्टीरॉइड्स लगाने की वजह से, जिल्द पर खाने की वजह से या ड्रॉप्स डालने की वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो काले मोती की तरफ जाएगा, और उसे कहेंगे स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर्स। सो तमाम लोग जो स्टीरॉइड्स किसी सूरत में भी यूज़ कर रहे हैं, जो क्रीम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं वो भी इफेक्ट करती है वो तमाम। और ड्रॉप्स जो आंख में डालते हैं, हमने स्मोक से बात यहाँ से आई कि जब स्मोक के लिए अक्सर लोग अब स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं। हाँ, कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं और पेशेंट की कंडीशन ऐसी, और उसमें क्या होता है, बच्चा होता है 16 साल का, 14 साल का, 13 साल का, 12 साल का, और उसको आपने स्टीरॉइड दिया और उसका प्रेशर 40 तक चला गया, वो स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर होगा।
सही। ठीक है, सो इस बात को समझें कि स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स आर दोज पेशेंट्स जो स्टीरॉयड्स का एक कतरा डालने से या 2 कतरे डालने से या स्टीरॉयड अप्लाई करने से उनकी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो ग्लोकोमा की तरफ चले जाते हैं, काले मोती की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ गया तो उनकी आंख की नस भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी और आंखें विजुअल फील्ड इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो आंख हाथ से निकल जाएगी हमारी। बिल्कुल, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम रूटीन में कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आ रहे होते हैं और कितनी डेंजरस है। क्योंकि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे ओवर द काउंटर भी तो मिल जाते हैं ना ये ड्रॉप्स, वो कहते हैं कि जी आंख में बड़ी स्मोक, एक बार डॉक्टर ने लिख कर दे दिया फिर वो 2-3 साल तक हमें और फिर पूरे साल ही पूरे खानदान में भी चलते हैं कि ये नीले रंग के ड्रॉप ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे हैं जी, बड़े अच्छे हैं, और वो स्टीरॉइड्स होते हैं, सारा खानदान स्टीरॉइड यूज़ कर रहा होता है और वो ये मसला है, ये डेफिनेटली मसला है और ये बड़ा सीरियस इशू है। स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर्स दे डू रिस्पॉन्ड हार्ड टू स्टीरॉइड्स एंड उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद वो आंख ग्लोकोमा की तरफ चली जाती है। सही हो गया। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे है, जिससे हम कहते हैं कि जैसे आंख में आपने कहा कि पानी एक जो होता है वो ऑलवेज रहता है, वेट रहती है हमारी एक तरह से आंख, हम कहते हैं कि आंख के पानी, आंख ड्राई हो रही है या फिर आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है तो रोज़ वाटर जो है ना वो आंख में डाल दिया जाए या इस तरह से, तो हम उसको हम फ्लैश कर देते हैं, आंख में स्प्रे कर देते हैं, तो वो एक प्रेशर एक आंख में जाता है। नो नो, दैट इज़ नॉट अ प्रेशर, दैट इज़ नॉट अ प्रेशर। वो स्प्लैश करना वो बेसिकली आप ऑटोमाइजर के साथ कर रहे होते हैं। रोज़ वाटर या वैसे आप आंख में पानी डाल लें तो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी, इट्स अ हेल्दी थिंग और ये कोई इतना नुकसानदेह काम नहीं है। उसका आपकी लेज़र हुई है, सर्जरी हुई है, तो उसमें शुरू में हम मना करते हैं कि डायरेक्ट आंख में ना बनाएं। रोज़ वाटर अगर प्योर मिल जाए तो बेसिकली इट्स अ वाटर, नथिंग टू वरी अबाउट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने ये ऑपरेशंस करवा लिए हैं लेकिन सफ़ेद मोतिया के किसी भी आंख से रिलेटेड उनको कोई इशू है, तो बहुत रेयर होता है कि हम सुरमा आंख में डालते हैं। यू कैन यूज़ इट। आई मीन देखिए ये सारी चीज़ें अगर अननेसेसरी कोई रिएक्शन नहीं आपको कॉज कर रही, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रही और कंजक्टिवाइटिस नहीं कॉज कर रही, तो यू कैन यूज़ दीज थिंग्स। कितने सालों से, कितनी सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतनी सदियों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब आकर हम थोड़े से ना मिथ देना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर सुरमे के अंदर स्टीरॉइड, आई मीन एट टाइम्स there is something which has been yes हाँ if you get something natural and it suits you। देखिए आई के अंदर अगर आप ऐनक भी लगाएंगे और वो गलत का नंबर लगेगा ना तो ऐनक खुद बोलेगी कि मैं आपकी आंख के नंबर पे नहीं, वो बेचा उतार के फेंक देगा, आप डांटेंगे वो उतार के फेंक देगा, जब आप देखेंगे वो जेब में डालेगा। जो आए हैं आंख जो है वो देखेगी, आपको पता चलेगा आप ठीक हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब आप ठीक नहीं हैं। सो अगर आपकी आंख लाल है, पानी निकल रहा है, रड़क पड़ रही है, इसका मतलब वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, ठीक है। सो इफ इट सूट्स यू, इफ इट्स गोइंग वेल विद यू, तो यू कैन कंटिन्यू। कोई ऐसा डॉक्टर अली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपने कहा कि पैदाइशी जो काला मोतिया के शिकार बच्चे होते हैं, वो उनके चांसेस कितने होते हैं उनके ठीक होने के, दोबारा उनकी नज़र बहाल? देखिए उसमें जब पैदाइशी बच्चा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं उनको फौरी तौर पे हम वेल्स या वो हम डालते हैं, सर्जिकल उनका इंटरवेंशन करते हैं, क्योंकि उनको ड्रॉप्स वाला उनका चांस बहुत कम होता है। उनका पैदाइशी तौर पर उनकी आंख के अंदर वो रास्ता ही नहीं होता जिसमें से काले मोती का हम इलाज कर सकें। सो ये इस अ वेरी टेक्निकल थिंग और उसमें हमें इस बात को मेक श्योर करना यही होता है कि उसको एज सून एज, उसका निशानी क्या होगी, वो बड़ी आंख होगी और ब्लू आंख होगी, बड़ी और ब्लू आंख, वो मतलब ये बच्चा पैदा होगा तो आपको पता देखने नहीं वो आपको पता चल जाएगा। वो क्लाउडी ब्लू आइज होती हैं, बड़ी बड़ी, और वो इतनी बड़ी आंखें, आम आंखों की बहुत ज़्यादा बड़ा कॉर्निया होता है, तो आपको देखने सारी पता चल जाता है कि इसको कंजेनिटल ग्लोकोमा, तो फौरन आप ग्लोकोमा को सर्जन को कॉल, कंजेनिटल ग्लोकोमा सर्जन को कॉल करते हैं, पेडियाट्रिक ग्लोकोमा सर्जन को कॉल करते हैं, तो दे एक्चुअली एग्जामिन एंड उसके हिसाब से फिर वो मतलब डॉक्टर साहब जो है, क्योंकि एट टाइम्स वो 2 कंडीशंस कंबाइन करी होती हैं, मेगालोकॉर्निया एंड क्रेटोकोनस, दिस मेगालोकॉर्निया एंड दिस कंजेनिटल ग्लोकोमा जो है। सो इन दोनों को आपने बड़े टेक्निकल तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। एक टाइम कॉर्निया आंख की शक्ल बड़ी होती है लेकिन काला मोतिया नहीं होता, और एट टाइम्स तो इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी क्रिटिकल थिंग। तो जब बच्चे की आंख पैदाइशी तौर पे उसका पता ये चलता है कि उसकी आंख बड़ी होती है, तो वो आपने फ़ौरन उसको एग्जामिन और चेक करवाना होता है। तो उसके साथ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बच्चे जैसे पैदाइशी बच्चे में काला मोतिया होते हैं, उसकी हम तो ये कह सकते हैं ना कुदरती तौर पर, नेचुरली या इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ इस तरह से चीज़ें करते हैं? देखिए ये एडवांस, इसमें आप एनॉमली स्कैन्स करते हैं और उसके अंदर हम कंजेनिटल हार्ट की डेफ्रेमेटिक जो उसकी इंसर्ट्स हैं वो तो निकाल लेते हैं, और एट टाइम्स अगर आपका सोनोलॉजिस्ट, क्योंकि ये सोनोलॉजी या रेडियोलॉजिस्ट जो है और न्यूरोटोलॉजिस्ट जिसमें ख़ास तौर पे पेडियाट्रिक न्यूरोटोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, बड़ा वो एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का वो स्कैन करते हैं, जैसे एनॉमली स्कैन करते हैं। अगर वो आपको पैदाइशी पता नहीं एग्जैक्टली कर सकते कि जी आँख में बुक्थलमास डेवलप हो रहा है, वो जब पैदा होगा बच्चा तो ही आपको नज़र आएगा कि जी ये क्लिनिकली, क्योंकि आपकी हमारे पास अभी कोई ऐसी इंटरवेंशन सर्जिकल नहीं है कि हम उसको
रूम के अंदर ही उसको ऑपरेट करके उसको जब सर्जिकली बच्चा वो डिलीवर होगा, क्योंकि उससे पहले आंखों से पहले उसका हार्ट का भी, उसका डायफ्राम का भी, उसका इंटेस्टाइन्स का भी, उसका दिल भी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी कि वो लाइव और एक हेल्दी इशू आपका वो बॉर्न हो जाए। और उसके बाद फिर वी कैन एग्जामिन एंड वी कैन सी द वेरी सेम डे, मतलब बच्चा पैदा हुआ 2 दिन का 1 दिन का तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, तो वो इतना इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।